गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। आज हम रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे विधिवत। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसे अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ अर्थात उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। कुछ पुराने संबंध टूटेंगे और उन्हीं में से अदला बदली या किसी प्रकार से नए बंध का निर्माण होता है, नए यौगिक का निर्माण होता है। चलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। C+O2 = CO2। यह कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण का रासायनिक समीकरण है। कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन = कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया का निर्माण करता है। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन = अमोनिया। इसको बैलेंस करने के लिए हम 3 का गुणा कर लें। 3 दूना 6, 2 3 6 हाइड्रोजन, 2 1 का 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से परस्पर संयोग करके अमोनिया का निर्माण कर रहा है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और भी देखने के लिए हम देख सकते हैं उदाहरण में। तीसरा, पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो वह अपघटित हो जाता है अपने अवयवों में। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, इसको हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म कर देते हैं, यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं, जिसमें दो या दो एक के पदार्थ हो सकता है, एक ही पदार्थ क्रिया करे, या तो एक से अधिक होते हैं। तो इधर इसको हम इज इक्वल टू बोलते हैं। इस तीर को, तीर के जो बाएं साइड लिखा जाता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। ये अभिकारक वाला पक्ष है। अभिकारक, ये पूरे अभिकारक है। पहली अभिक्रिया का अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन, दूसरी अभिक्रिया का अभिकारक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तीसरी अभिक्रिया का अभिकारक पोटेशियम क्लोरेट, और इधर जो क्रिया के फलस्वरूप जो चीज बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद, इसे अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं और इसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। अब क्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो अणु हो सकता है, यौगिक हो सकता है, आयन हो सकता है। जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और जो पदार्थ अब क्रिया के पश्चात बनता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं रासायन विज्ञान में देखा जाए तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ उसमें महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं।
जिनमें योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम है संकलन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको हम 1 by 1 इनका अध्ययन बढ़िया से करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया, इसको हम अंग्रेजी में एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन अथवा एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन, संयोजन माने कॉम्बिनेशन, रिएक्शन, इसमें क्या होता है, नाम से ये लग रहा है ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, संयोग किया जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक कारक परस्पर मिलकर संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते, केवल एक ही उत्पाद बनाएंगे। जुड़ने वाले दो या दो से अधिक होंगे लेकिन जो बनेगा उत्पाद हमारा केवल एक बनेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए, C+O2 इक्वल टू CO2, क्या देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। N2 + 3S2 इक्वल टू 2NH3, क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके जुड़ करके पूरा जुड़ करके केवल एक ही पदार्थ बना रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी और भी उदाहरण है, C2H4 + C2H4 एथिलीन इसको कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन से संयोग हो रहा है, यहां बनेगा C2H6 एथेन। हाइड्रोजन एथिलीन से संयोग करके एथेन का निर्माण कर रहा है। 2Mg मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ऐसी तमाम अभिक्रियाएं हैं जिनको हम योगात्मक अभिक्रियाओं के अंतर्गत लिख सकते हैं। इसमें हमने देखा कि क्या हो रहा है कि उत्पाद जो अभिकारक होते हैं वह दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद जो बनने वाला है केवल एक पदार्थ बन रहा है, अर्थात एकल पदार्थ बन रहा है। ऐसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं हम अपघटन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, DECOMPOSITION रिएक्शन, REACTION, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया एकदम बिल्कुल योगात्मक अभिक्रिया की उल्टी होती है, जस्ट विपरीत होता है। योगात्मक में हमने देखा कि दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर संयुक्त होकर एक ही पदार्थ बना रहे थे, केवल एकल उत्पाद बन रहा था। हम डीकंपोजिशन रिएक्शन में देखेंगे कि केवल एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद का, नए पदार्थ का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को हम ताप देते हैं, उष्मा देते हैं, ये अपघटित हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। चूंकि यह क्रिया उष्मा के कारण हो रहा है इसलिए इसको हम उष्मीय अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको?
उष्मीय अपघटन या तापीय अपघटन कहते हैं। दूसरा होता है 2AgCl सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag प्लस Cl में बदल जाता है Cl2 क्लोरीन में। क्या देख रहे हैं हम? सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जा रहा है। तो इस अपक्रिया को हम कहते हैं अपघटन अपक्रिया। ऐसे और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। 2NaCl इज इक्वल टू 2Na प्लस Cl2। अब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड अपघटित हो रहा है सोडियम और क्लोरीन के रूप में। चूंकि यह अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में हो रही है, विद्युत की उपस्थिति में हो रही है, अतः इस अपक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। यह अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। यह उष्मा की उपस्थिति में हो रही है, उष्मा के कारण हो रही है, इसलिए हम उष्मा अपघटन कहते हैं। तो अपघटन की क्रियाएं हमने देखा 3 प्रकार की हो गई, उष्मा अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। बिल्कुल अपघटन की जैसे ही हमारी वियोजन अपक्रिया भी होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि अपघटन में जो पदार्थ टूट गया उत्पाद में, वो पुनः उत्पाद बन मिलकर फिर पहले अभिकारक का या पहले पदार्थ का निर्माण नहीं कर पाते हैं। लेकिन वियोजन अपक्रिया में जो पदार्थ टूटता है दूसरे रूप में और दोनों मिलकर फिर पहले वाली अवस्था में आ सकते हैं। अर्थात यह क्या होती है? एक दिशात्मक होती है, अनुत्क्रमणी क्रिया होती है, और जो वियोजन अपक्रिया होती है वह उत्क्रमणी होती है। अर्थात अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया को यही नीचे देख लेते हैं, तो तुलना कर लेंगे, हम समझ में आ जाएगा वियोजन और अपघटन में क्या अंतर होता है। वियोजन अपक्रिया को हम डिसोसिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन। वियोजन अपक्रिया, वियोजन में हमने अभी बताया कि उसमें भी क्या होगा, एक ही अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे, लेकिन दोनों उत्पाद अपक्रिया की विपरीत अवस्था में, अगर गर्म करने पर टूट रहे हैं तो ठंडा करने पर दोनों मिलकर पुनः अभिकारक का निर्माण कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, यह टूट जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में। लेकिन इसी को पुनः ठंडा करते हैं हम, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन परस्पर मिलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएंगी? वियोजन अपक्रियाएं, जो कि जो दोनों दिशा में हो रही है। और इसमें देखा जा रहा है कि अपघटन जैसा इसमें भी हो रहा है कि एकल अभिकारक जो है टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। वियोजन अपक्रिया चूंकि यह उष्मा के प्रभाव से होता है, इसलिए इसको हम उष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं। उष्मा के प्रभाव से हो रहा है, इसलिए इसे हम उष्मीय वियोजन कह सकते हैं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड को जब गर्म करते हैं तो यह हाइड्रोजन और आयोडीन में बदल जाता है, लेकिन पुनः इनको जब ठंडा करते हैं तो यह विपरीत अवस्था, ताप, दाब और सांद्रता की उत्प्रेरक की विपरीत अवस्था जब लगाते हैं तो पुनः दोनों मिलकर इसका निर्माण कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं क्या करा रही हैं? वियोजन अपक्रियाएं। वियोजन अपक्रियाएं विद्युत वियोजन भी होता है, जैसे जिंक सल्फेट ZnSO4, इसमें हम विद्युत के द्वारा क्रिया करा रहे हैं, इसलिए इसको विद्युत अपघटन कहेंगे। उष्मा के कारण करा रहे हैं, सॉरी, विद्युत वियोजन कहेंगे, उष्मा के कारण हो रहा है, इसलिए इसको हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो हम विद्युत वियोजन में देख लेंगे Zn 2+ आयन और प्लस SO4 2- आयन। अब यहाँ विद्युत प्रवाहित करने के कारण जिंक धातु जिंक आयन में और सल्फेट जो होता है सल्फेट आयन में बदल जा रहा है। इस प्रकार की क्रिया को हम कहेंगे वियोजन अपक्रिया। वियोजन और अपघटन दोनों हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि दोनों में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बदल रहे हैं, लेकिन वियोजन में फर्क देख रहे हैं हम कि दोनों मिलकर पुनः इसका निर्माण, अपघटन में देख रहे हैं कि दोनों मिलकर इसका निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वियोजन में दोनों जो उत्पाद बन रहे हैं 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनेंगे, वो दोनों मिलकर या 2 से अधिक मिलकर पुनः पहले वाले अभिकारक का निर्माण कर रहा है। अर्थात यह तीर दिखारक अपक्रिया दोनों दिशा में हो रही है, और यह तीर दिखारक अपक्रिया केवल एक दिशा में होती है।
ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, कॉन्सेप्ट है। इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। विस्थापन अभिक्रिया। आपका परिवार बहुत खुशहाल है, उसमें कोई बाहरी पदार्थ आ जाए, कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए, चापलूस व्यक्ति आ जाए, उसमें विखंडन कर दे और किसी एक व्यक्ति का स्थान ले ले, इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित कर देना। जब वह रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें कोई बहुत अधिक क्रियाशील तत्व, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, क्या देख रहे हो, इधर ध्यान दो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक अथवा उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे हटा देता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें हम इसका उदाहरण समझते हैं। Fe+CuSO4 जब लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो हम देखते हैं नीला रंग गायब हो जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों हम बताएंगे। क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, नीला रंग जो होता है वो कॉपर की उपस्थिति के कारण होता है। जब कॉपर लोहे की छड़ डालते हैं तो लोहा क्या होता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। जब विस्थापित कर देगा तो विलयन से उसका अपघटन हो जाएगा, अर्थात विलयन से वो अलग हो जाएगा। तो विलयन से अलग होने के कारण क्या होता है, नीला रंग गायब हो जाता है। देखते हैं इसको हम, Fe+Cu में बदल जा रहा है। ये फेरस है और कॉपर सल्फेट से क्रिया करके क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट बना ले रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है, अर्थात आयरन द्वारा Cu का विस्थापन हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन क्या है, Cu से अधिक क्रियाशील तत्व है। कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, कौन किसको विस्थापित कर सकता है, कौन किसको विस्थापित नहीं कर सकता है, इसकी जानकारी के लिए हम आपको एक सारणी दे देंगे, अगले वीडियो में हम बनाकर दे देंगे सारणी बनाकर, कि उसमें आप कैसे पहचान पाएंगे कौन किसको विस्थापित कर सकता है, कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। और भी उदाहरण इसके देख सकते हैं हम। Zn+2AgNO3, Zn को जिंक कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके Zn अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करता है कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है और सिल्वर अलग हो जाता है और जिंक नाइट्रेट बन जाता है। इस प्रकार से यह क्रिया जो होती है विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से लग रहा है कि दो लोगों का विस्थापन होगा, जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को हम डबल कर सकते हैं, डबल DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि दो यौगिकों के जो होते हैं, जिसमें दो यौगिकों के अपने अवयव, दो यौगिकों के आयनों अथवा अणुओं की अदला बदली होती है। दो यौगिकों के आयनों अथवा अणुओं की अदला बदली होती है, जिसके फलस्वरूप नए उत्पाद बनते हैं। हम कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अवयव अथवा आयनों की अदला बदली करके नए उत्पाद, नए यौगिक बनाते हैं, इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इसको। द्विविस्थापन में हम AgNO3, इसको हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्शन करता है किसके साथ, KCl के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो बन जाता है AgCl। इसमें देख रहे हैं आपस में Ag और K का विस्थापन होगा,
Ag के स्थान पर के Ag के स्थान पर हो जाएगा AgCl और प्लस KNO3। ठीक है, इस प्रकार हम देख रहे हैं दो यौगिकों में उनके दोनों अवयव के आधे आधे अवयव, अवयव माने उसके पार्ट होते हैं, उसके हिस्से होते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का एक अवयव पोटेशियम है, दूसरा अवयव क्लोरीन है, और ये सिल्वर नाइट्रेट में एक अवयव सिल्वर है, दूसरा अवयव क्या है, नाइट्रेट है। तो उनके अवयवों की क्या हो रही, अदला बदली हो रही, जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ बन रहे हैं, अर्थात नए पदार्थ जो होते हैं, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। इस क्रिया को हम द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट क्रिया करता पोटेशियम क्लोराइड से बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इसके और भी उदाहरण होते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके अब इसमें Ba और Cu की अदला बदली होगी, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड। तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन क्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो यौगिकों के अवयवों की क्या हो रही है, अदला बदली हो रही है। ठीक, अगला देखते हैं हम अवक्षेपण अपक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वह रासायनिक अपक्रिया या वह अपक्रिया जिसमें दो जलीय विलयनों को मिलाने से एक अविलेय लवण बनता है, इसे हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। दो जलीय विलयनों को मिलाने से एक अविलेय लवण बन जाए, इसी अपक्रिया को हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ बनता है, जो अविलेय लवण बनता है, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। इसके उदाहरण को देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ। तो एक प्रकार से यह जो अवक्षेपण की क्रिया है द्विविस्थापन जैसी देखने को लगेगी कि द्विविस्थापन क्रिया, एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह भी द्विविस्थापन क्रिया है। इसमें AgCl प्लस NaNO3 यह सफेद अवक्षेप होता है। सिल्वर क्लोराइड का कैसा अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप बनता है। क्योंकि इसमें अवक्षेप बन रहा है, इसलिए इस क्रिया को हम अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है, तो एक सफेद अवक्षेप, दोनों के जलीय विलयन को मिलाते हैं तो इसमें एक अवक्षेप के रूप में बनता है उस पदार्थ को, जो कि अविलेय होता है, विलयन में घुलता नहीं है, उस पदार्थ को हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। और सोडियम नाइट्रेट भी एक उत्पाद के रूप में बनता है। अगली क्रिया है उदासीनीकरण अपक्रिया, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वह रासायनिक अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया को मीन्स क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक से क्रिया करके परस्पर लवण और जल बनाते हैं, इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अम्ल एक क्षारक से संयोग करके लवण और जल बनाते हैं, इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण को लिखना चाहे तो लिख लीजिए। हम जानते हैं HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह किसी क्षारक NaOH से संयोग कर रहा है, तो बनता है NaCl प्लस H2O। यह अम्ल है, यह क्षारक है, दोनों रिएक्ट करते हैं, दोनों संयोग करते हैं, तो लवण बनता है और जल बनता है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है जल। इस प्रकार इस सब क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, H2SO4
जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तेजाब भी कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। इसकी हम संख्या 2 ले लेते हैं, 2KOH, तो बनता है K2SO4 प्लस K2SO4 प्लस 2H2O। यह प्रकार का लवण और जल का निर्माण हुआ, और यहाँ पर यह आपका अम्ल है और यह क्षारक है। इस प्रकार से अम्ल क्षारक से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद आता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, जिसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों को हम एक साथ पढ़े। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया और दूसरा होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन को अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के पूरक है, विरोधी है। रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीकरण को पहले समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, अणु या आयन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाए, ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण किया जाए, हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व त्यागा जाए, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। साथ में ये तो पुरानी धारणा है, आधुनिक धारणा में हम देखें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु या आयन द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इसको उदाहरण से हम समझते हैं। हमने कहा ऑक्सीजन से संयोग किया जाए, ऑक्सीजन से संयोग किया जाए तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसके द्वारा? मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है, अर्थात इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में। 2Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 2CuO। कॉपर ऑक्सीजन से संयोग करके अर्थात ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या इसमें हमने देखा हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन त्यागा जाए, तो हाइड्रोजन का त्यागा जाना C2H6 इक्वल टू C2H4 प्लस H2। हम देख रहे हैं एथेन अणु जो है, एथेन अणु एथिलीन में बदल रहा है, साथ में 2 हाइड्रोजन को त्याग दे रहा है, निकाल रहा है। तो इसमें हमने देखा हाइड्रोजन का त्याग किया जा रहा है, ठीक है। और भी देखें हम आयनित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की त्यागने की बात, हमने कहा इलेक्ट्रॉन भी त्यागा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो हम देख लेते हैं, मैग्नीशियम है, Mg है, Mg आयन में 2+ से बदल गया, क्या किया होगा? यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, त्यागा गया इलेक्ट्रॉन दाहिने ओर लिखा जाता है। कैसे पता कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया है? हमने देखा कि मैग्नीशियम जो है यह उदासीन अवस्था में है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं, दे हैव नो एनी चार्ज, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। जब यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो इसके ऊपर 2+ आवेश हो जाता है। कोई भी अणु या आयन जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर उतने धन आवेश आ जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है उस पर उतना ऋण आवेश आ जाता है। और भी इसकी अभिक्रिया को और भी इसको उदाहरण हम देख सकते हैं। Fe2 प्लस फेरस आयन Fe3 प्लस फेरिक आयन बदल रहा है, इसका अर्थ है 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया, 2+ से 3+ में हो गया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अब चयन अभिक्रिया जस्ट इसकी उल्टी होती है, जस्ट इसकी विपरीत होती है। हमने उसमें देखा कि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। यहाँ पर देखेंगे हम, मैग्नीशियम अगर ऑक्साइड है, यह क्या करता है? ऑक्सीजन को निकाल देता है, हटा देता है। ऑक्सीजन इससे निकल गया, इससे दूर हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन जब निकला तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। इस क्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन दूर हट रहा है, निकल रहा है। या हाइड्रोजन को जोड़ने की बात दिखा दें, हाइड्रोजन को जोड़ने की बात C2
H4 प्लस H2 इक्वल टू C2H6। इसमें हम देख रहे हैं हाइड्रोजन से संयोग हो रहा है। हमने परिभाषा में बताया था कि अपचयन वाले में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन क्या कहेगा, अपचयन की परिभाषा कर सकते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी अणु आयन द्वारा ऑक्सीजन या ऋणात्मक तत्व त्यागा जाए तथा हाइड्रोजन या धनात्मक तत्व जोड़ा जाए, संयोग किया जाए। तो इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन संयोग किया कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन क्या त्याग किया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है। तो ऐसी अपक्रिया को हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। आधुनिक धारणा में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो ऑक्सीडेशन में हमने देखा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन में देखेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का एक उदाहरण देख लेते हैं। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इस पर 2Cl 2 एक का 2 माइनस आयन आ जाता है। यह अपचयन की क्रिया हो रही है। क्लोरीन अणु का क्लोराइड आयन में अपचयन हो रहा है। क्लोरीन अणु का क्लोराइड आयन में अपचयन हो रहा है। इसके साथ साथ और हम ये फेरस और फेरिक वाला उदाहरण देख सकते हैं। Fe3 प्लस फेरिक आयन होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर ले, यह फेरस आयन में बदल जाता है। हमने बताया था 2 प्लस 3 प्लस से 1 प्लस हो गया, 2 प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन माने क्या होता है, माइनस आवेश होता है। ये माइनस आवेश जाएगा तो 3 प्लस में से एक प्लस को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा, और जिसके फलस्वरूप 3 प्लस से हमारा 2 प्लस बचेगा। ऐसे और भी अपक्रियाएं हैं। एसएन स्टेनस आयन, SN2 प्लस जो होता है स्टेनस आयन होता है, लेकिन SN4 प्लस जो होता है वह स्टेनिक आयन होता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है, स्टेनिक आयन स्टेनस आयन में बदल जाता है, SN2 प्लस में बदल जाता है। होता क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन माने 2 ऋण आवेश माने 2 प्लस को कैंसिल कर देता है, उदासीन कर देता है, तो बचा कितना, 2 प्लस आवेश। तो ऐसी अपक्रिया को हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। आधुनिक धारणा में ऑक्सीकरण अपचयन को पहचानना बड़ा आसान होता है। ऑक्सीजन अगर ग्रहण किया जा रहा हो तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन त्यागा जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। इसके विपरीत या इलेक्ट्रॉन की धारणा में देख लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन अगर दाहिने और तीर के दाहिने ओर लिखा गया तो उसे ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन अगर तीर के बाएं ओर लिखा गया है तो उसे अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन दाहिने ओर ऑक्सीकरण, बाएं ओर अपचयन, ठीक। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन अगर ग्रहण किया, ऑक्सीजन त्यागा जा रहा है तो अपचयन, ऑक्सीजन ग्रहण किया जा रहा है तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए देखा जाए, हाइड्रोजन त्यागा जा रहा है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन ग्रहण किया जा रहा है तो अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया हो गया। इसके बाद आता है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स नाम से लग रहा है कि भाई इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों दिख रहा है हमें। रेडॉक्स अपक्रिया, चलिए नाम इसका लिख लेते हैं हम, रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन, हमने देखा कि रेड से रिडक्शन बना था, ऑक्स से ऑक्सीडेशन बना था। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया, इसकी परिभाषा हम देखें तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ साथ होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। हम कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। हम कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ साथ होती हैं, तो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, SN2 प्लस, इसको हम स्टेनस आयन बोलते हैं, प्लस Fe3 प्लस 2Fe3 प्लस, इसको हम फेरिक आयन बोलते हैं। अपक्रिया के पश्चात बनता है SN4 प्लस स्टेनिक आयन और 2Fe2 प्लस फेरस आयन। हमने देखा इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, SN2 प्लस किससे बदल रहा है, SN4 प्लस में। 2 प्लस से 4 प्लस में प्लस की संख्या क्या हो रही, बढ़ रही है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया होगा। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया, कितना प्लस आवेश का अंतर है, 2 का, 2 और 4, 2 का अंतर है, तो कह देंगे यह क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, 2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं यहाँ। अब चूंकि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, तो इसलिए इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, हम ऑक्सीकरण,
ऑक्सीकरण, ठीक, ऑक्सीकरण। और इसमें देख लेते 2 3 6, 6 प्लस है 2 दूना 4, 4 प्लस है, प्लस के आवेश की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, प्लस आवेश की संख्या कम हो रही है। प्लस आवेश कब कम होगा, जब कोई ऋण उससे जुड़ा होगा, माइनस उससे जुड़ा होगा। तो माइनस माने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, ग्रहण किया है, तो +2 इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे। अब जब किसी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उस अपक्रिया को क्या कहते हैं हम, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा है, अर्थात एक ही रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ साथ दिख रहे हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। बच्चों टॉपिक थोड़ा सा आज बड़ा है, लंबा है, इसलिए समय हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन बड़े मजे से बड़े आसानी से इसको समझाया जा रहा है। पूरी अपक्रियाओं को हम एक ही वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो रेडॉक्स अपक्रिया हो गया बच्चों। इसके और भी उदाहरण हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। Zn प्लस H2SO4 जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो बना लेता है ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को अलग कर लेता है। हम देखते हैं क्या हो रहा है इसमें Zn धातु देख रहे हैं हम, SO4 क्या होता है, एक ऋणात्मक मूलक होता है, SO4 पर 2 माइनस आवेश होते हैं बेटा, और H2 पर क्या होता है, जो H2 जो आयनिक अवस्था में आता है तो H2H आयन में बदल जाता है, H2H प्लस आयन में बदल जाता है, 2H प्लस आयन। तो हम देख रहे हैं H2 जो होता है यह ऋणात्मक तत्व, SO4 क्या है, ऋणात्मक तत्व से क्या हो रहा है, H2 अलग हो रहा है, और ऋणात्मक तत्व से कौन जुड़ रहा है, जिंक जुड़ रहा है। अर्थात यहाँ पर जिंक का हमने देखा कि जिंक ऋणात्मक तत्व से जुड़ रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, अर्थात इस जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसमें देख रहे हैं H हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, ऋणात्मक तत्व क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अर्थात या हम कह दें कि हाइड्रोजन जो होता है ऋणात्मक तत्व से अलग हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन के इसमें H2SO4 का हाइड्रोजन के रूप में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऋणात्मक तत्व से जुड़ना ऑक्सीकरण, ऋणात्मक तत्व से निकलना क्या होता है, त्यागना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। चलिए अगला हम पढ़ते हैं। अगली अपक्रिया का नाम है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया दोनों के एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, ऑक्सीकरण और अपचयन की तरह। ऊष्माक्षेपी को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों के एक साथ पढ़ेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी को देखते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ, अपक्रिया में क्या होता है, अभिकारक उत्पाद में बदलता है, उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात अभिकारक से जब उत्पाद का निर्माण होता है तो इस क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा निकले, ऐसी क्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में इसके विपरीत इसको देख लेते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया, इसका जस्ट उल्टा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद के बनने के साथ साथ अपक्रिया में ऊष्मा खर्च होती है, प्रयुक्त होती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं दोनों के। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के उदाहरण में कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके, ये उदाहरण बहुत कॉमन हो जा रहा है, बहुत जगह प्रयोग हो रहा है, बहुत अच्छा उदाहरण है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, प्लस 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्लस अगर ऊष्मा रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, बनता है, तो उसको हम दाहिने पक्ष में प्लस के रूप में लिखते हैं।
अर्थात इसमें इस सब क्रिया कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, 94 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न हो रही है। ऐसी अपक्रिया को हम कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया। और उदाहरण इसका लिखना चाहें तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम चूना कहते हैं, बिना बूझा चूना, यह जब जल में घोल दिया जाए, जल में इसको मिलाया जाता है, जली विलयन में डाला जाता है, जल में डाला जाता है, ये बदल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, बिना बूझा चूना, जिसे जिसे बिना बूझा चूना कहते हैं, इसे बूझा चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है और प्लस कुछ उष्मा उत्पन्न करता है। वह उष्मा कितना होता है, 15.6 प्लस 15.6 किलो कैलोरी। हमने देखा कि दोनों अपक्रियाओं के फलस्वरूप उष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, इसलिए इस अपक्रिया क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया। उष्माशोषी जस्ट इसका उल्टा होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के साथ साथ अपक्रिया में उष्मा खर्च हो, उष्मा लगे, उत्पन्न न हो, खर्च हो, तो इसे हम कहते हैं उष्माशोषी अपक्रिया। उदाहरण देखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। एक प्रकार की संयोजन अपक्रिया है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और इस क्रिया के फलस्वरूप उष्मा खर्च हो रही। कितनी खर्च हुई, जो उष्मा निकलती है प्लस, हमने कहा था हम प्लस में इतने हैं, प्लस मतलब इतना हमारे हमसे उत्पन्न हो रहा है, ज्यादा है तो उसे प्लस में लिखेंगे। जो उष्मा खर्च होती है, प्रयुक्त होती है अपक्रिया में, इसको अपक्रिया कराने में जो खर्च होगी उसको हम माइनस में लिखेंगे। माइनस में हमें 43.5 किलो कैलोरी, 43.5 किलो कैलोरी उष्मा क्या होती है, खर्च होती है। दूसरा उदाहरण लिख लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, अपघटन की क्रिया में इसको उदाहरण भी लिख सकते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। जब अपघटन हो रहा है तो भाई इसमें उष्मा दिया जा रहा है, तोड़ा, इसको तोड़ने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का जब अपघटन करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2। इस अपक्रिया में भी क्या होता है, उष्मा खर्च हो रही है। इसमें कितना खर्च हो रही है, 42, इसको हम माइनस में लिखेंगे, हम माइनस 42.5 किलो कैलोरी। उष्माक्षेपी उष्माशोषी को ये रिएक्शन देखकर बता सकते हैं कि उष्माक्षेपी हो रहा है, उष्माशोषी हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हम अपक्रिया में देखेंगे प्लस में उष्मा लिखी रहेगी, इसमें माइनस में लिखी रहेगी। एक चीज और, इसके लिए हम कभी काल उष्माक्षेपी उष्माशोषी को हम एंथैल्पी के रूप में पूछते हैं। इसके लिए डेल्टा एच का मान होता है। इस अपक्रिया के लिए, पहली वाली अपक्रिया के लिए जो लिखेंगे हम, डेल्टा एच का मान लिखेंगे, तो डेल्टा एच बराबर इसमें हम लिख देंगे, पहली वाली अपक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान जो होगा तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा -94.0 किलो कैलोरी। इसके लिए डेल्टा एच का मान होता है -15.6 किलो कैलोरी। इसमें डेल्टा एच का मान होगा, डेल्टा एच बराबर होगा इस अपक्रिया के लिए प्लस 43.5 किलो कैलोरी। देख रहे हैं डेल्टा एच जो है क्रिया के में रखी गई उष्मा के मान के विपरीत लग रहा है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसके लिए डेल्टा एच बराबर लिखेंगे हम तो -42.5 किलो कैलोरी। डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी होता है, उष्मा में परिवर्तन होता है। समझ लेते हैं क्यों माइनस में आया है, क्योंकि किसी अपक्रिया के होने के पश्चात अपक्रिया से उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। तो उष्मा निकल रही होगी तो इसका तापमान क्या होगा, कम होगा, इसका तापमान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अपक्रिया से उष्मा निकल गई भाई, जो अभिकारक यूज हुए उसमें कुछ उष्मा थी, उत्पाद में बदलने के बाद उष्मा निकल गई तो इसकी उष्मा क्या होगी, कम होगी। तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा एच बराबर सूत्र होता है HP माइनस HR, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। जो उत्पाद में उष्मा निकल चुकी है तो उत्पाद की उष्मा क्या होगी, कम होगी, तो HP का मान कम होगा, और रिएक्टेंट की उष्मा क्या है, अधिक थी, HP में से HR का मान घटाएंगे भाई, तो जो उष्मा का अंतर आया है, कितना उष्मा निकला था 94 किलो कैलोरी, तो 94 किलो कैलोरी क्या होगा, अंतर आएगा, कम आएगा ना। इसमें क्या है 94 किलो कैलोरी निकल चुका था, इसमें से इसकी उष्मा घटाएंगे तो वही चीज क्या होगा, माइनस में आएगा। ऐसे सभी क्रियाओं के लिए है। उष्मा शोषी वाले में क्या, उष्मा शोषित किया जा रहा है, उष्मा लिया जा रहा है, अर्थात इसकी उष्मा कुछ थी और 43.5 किलो कैलोरी और उष्मा ले ली गई। जब लिया गया तो उष्मा किसका बढ़ेगा, उत्पाद का बनेगा। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम डेल्टा एच बराबर लिखेंगे HP माइनस HR, अर्थात हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। उत्पाद की उष्मा क्या है, ज्यादा है, कितना 43.5 किलो कैलोरी, यह लिया है इतने, इसलिए इसका मान क्या होगा, प्लस में आएगा। ये इस उत्पाद की उष्मा क्या होगी, 43.5 किलो कैलोरी अधिक होगी, अर्थात इसकी उष्मा में से इसकी उष्मा घटाएंगे, वही अंतर जो उष्मा खर्च हुआ है वही दिखेगा कितने का।
ऊष्माक्षेपीय क्रिया के लिए जो होता है डेल्टा एच का मान ऋणात्मक, ऊष्माशोषीय क्रिया के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है। ऊष्माक्षेपीय क्रिया में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम इक्वल टू के बाद प्लस में लिखते हैं, और ऊष्माशोषीय क्रिया में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे हम इक्वल टू के बाद माइनस में लिखते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सभी टॉपिक जो होंगे अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से इसको समझाया गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने मित्रों को भी और विद्यार्थियों को भी शेयर करिएगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।